नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 17 और 18 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले गुलदस्ता का मार्च 2021 का अंक अवेलेबल है आपकी आरएस जंक्शन ऐप पर, जहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं मात्र 35 रुपये में। इसके अलावा हमारा एक नया कोर्स भी आज लॉन्च हो रहा है, तो पॉलिटी फॉर आरएस प्रीलिम्स एंड मेंस, वो कोर्स जो है आपको उपलब्ध होगा अब इस एप्लीकेशन पर। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो छात्र रेगुलरली आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और पॉलिटी को कवर करके अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, हाल ही में एक मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका नाम था जेंडर संवाद कार्यक्रम। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक योजना के अंतर्गत शुरू किया गया कार्यक्रम है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं और लड़कियों की अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम, जो कार्यक्रम है IWWAGI, इन दोनों के तहत की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। अर्थात ये दोनों कार्यक्रम जो है, इन्होंने संयुक्त रूप से इस जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के मकसद से किया जा रहा है। देखिए, महिलाएं हमेशा से हाशिए पर रही है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति जो है पिछड़ी हुई रही है। ऐसे में उनकी बातों को सुनने, लोगों के बीच में लैंगिक जागरूकता लाने और अन्य विभिन्न मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हैं उनको एड्रेस करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है उसको शुरू किया गया था और उसी के अधीन ये जेंडर संवाद कार्यक्रम भी इस योजना में शुरू किया गया है। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी जान लेते हैं कि ये क्या है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन काफ़ी पहले से 2011 से ही चल रहा है और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, ठीक है। और इस कार्यक्रम के अधीन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकास का कार्य किया जाता था। इसका नाम 2016 में 29 मार्च को बदल करके DAYNRLM अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करते हुए गांवों में आजीविका के विविध स्रोतों की व्यवस्था करना सम्मिलित है। चलिए बात करते हैं आगे एक और प्रश्न की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि हाल ही में आयोजित की गई है कजाकिस्तान में, वहां भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है सरिता मौर्य। मतलब 2 अलग अलग एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। पहली ऐसी महिला ये बनी है। तो अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 59 किग्रा वर्ग में सरिता मौर्य ने न केवल भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने लगातार 2 प्रतियोगिताओं में 2 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने का कारनामा दिखाया है और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मंगोलिया के शुभदोर बातरजाव को 10-7 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। सरिता के अलावा भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके अलावा कुल 7 हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम यहाँ पर किए हैं। सीमा बिस्ला और पूजा जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा है। दोस्तों, अंतरिक्ष में लगातार जो है बहुत से अभियान भेजे जा रहे हैं और इसी क्रम में नासा अब अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SpaceX Crew 2 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजेगा और ये कार्य किया जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को चिन्हित किया गया है SpaceX Crew 2 को भेजने का। नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है SpaceX के साथ मिलकर के इस मिशन को लॉन्च करने का फैसला किया गया है। SpaceX Crew 2 ये नाम है उस फ्लाइट का, जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी ऑपरेशनल फ्लाइट है। यह मिशन 4 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाएगा।
क्रू ड्रैगन 9 साल में अमेरिकी धरती से मनुष्यों को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। मतलब 9 साल पहले अंतरिक्ष अपनी इस धरती से अंतरिक्ष यान भेजना बंद कर दिया था और वो रूस के जो अंतरिक्ष यान है उनका प्रयोग करता रहा था। लेकिन अब वापस से मई 2020 से जो है नासा ने अपनी ही धरती से स्पेस एक्स के साथ मिलकर के और इस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग करके अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना शुरू किया है। चलिए इकोनॉमी पर चर्चा कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन टैप लाइसेंस प्रदान करने के लिए कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऑन टैप यानी कभी भी लाइसेंस, अर्थात सामान्य प्रक्रिया के तहत कई बैंक जो है, कोई भी कंपनी जो कि नियमों को पूरा करती है, वे इस तरह के बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। 2 तरह के बैंक हैं यहाँ पर। पहला है यूनिवर्सल बैंक, ठीक है, जो कि सभी प्रकार की सेवाएं देते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं, अनुसूचित बैंक। और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों के लिए आवेदन किए गए हैं। इसमें बहुत सी कंपनीज़ के नाम हैं तो उनको बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा। आप ये देख सकते हैं 4 कंपनियां हैं जिन्होंने ऑन टैप लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के तहत आवेदन किया है। दूसरी ओर स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए भी 4 कंपनियों ने जो है, जिसमें वी सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, कालीकट सिटी सर्विसेज और अखिल कुमार गुप्ता और इस तरह की कंपनियों ने जो है यहाँ पर आवेदन किए हैं। जानने की बात क्या है इसमें यह है कि एक तो यूनिवर्सल बैंक के लिए क्या आवश्यक है और दूसरा आपके एसएफबी के लिए क्या आवश्यक है। तो यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए और बैंक का न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ होना चाहिए। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम नेटवर्थ या चुकता वोटिंग पूंजी जो है वो 200 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। तो ये मिनिमम लिमिट है किसी भी बैंक के लिए जो यूनिवर्सल बैंक या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के लिए आवेदन करते हैं। इसके अलावा अगर कोई शहरी सहकारी बैंक स्वैच्छिक रूप से एफएसबी के रूप में परिवर्तित होना चाहता है तो उसकी नेटवर्थ की शुरुआती जरूरत 100 करोड़ रुपए है और उसे 5 साल में 200 करोड़ इसमें अर्न करने होंगे। 200 करोड़ तक अपनी नेटवर्थ को पहुंचाना होगा। तो ये 2 तरह के बैंक हैं जिनके लिए ऑन टैप लाइसेंस की आवेदन रिजर्व बैंक को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट, द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। और इसके अंतर्गत देश के 8 राज्यों को जलवायु परिवर्तन के मामले में अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। तो इन राज्यों में झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। ये सारे के सारे राज्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में स्थित है और कुछ हिमालय क्षेत्र में भी हैं। ये मूल्यांकन उपयुक्त जलवायु क्रियाओं को शुरू करने में नीति निर्माताओं की मदद करेगा। ये दर्शाएगा कि किन राज्यों के किन किन जिलों को बहुत विस्तार से या फिर जिसे कह सकते हैं त्वरित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन की आगामी प्रभावों को कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। यह बेहतर डिज़ाइन किए गए जलवायु परिवर्तन अनुकूल परियोजनाओं के विकास के लिए भी मदद करेगा। तो क्या है कि अगर हमें ये पहले ही पता चल जाए कि किन किन क्षेत्रों में सुभेद्यता बढ़ने वाली है, उन क्षेत्रों में हम अच्छे प्रयास कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उपयुक्त अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए भेद्यता मूल्यांकन को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। तो अगर हमने असेसमेंट अगर कर लिया तो उसके बाद में उसे रोकने के लिए प्रयासों को करने में काफ़ी मदद मिल पाती है। तो ये 8 राज्यों में जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के अंतर्गत इन सभी राज्यों को अत्यधिक संवेदनशील या हाईली वल्नरेबल बताया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। जुड़िए हमारे साथ हमारे पॉलिटी के कोर्स में, जिसमें मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको बेहतरीन मैटर देने की। जैसा कि आपने वीडियोस भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद में आपको वो मिलेंगे तो उसे देख सकते हैं आप। और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। आपका सहयोग अपेक्षित है, आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे पहुँचाएँ ताकि हमारी इस मेहनत का लाभ सभी छात्रों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।